वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया आदर्श जी। थैंक यू। आज आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपकी कई सारी वायरल हुई रील्स देखी और वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई बंदा है, मुझे मतलब नहीं पता था जिसके बारे में, जो मुंबई तक जाकर इतना अच्छा काम कर रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपको यहाँ लाना चाहिए। और क्योंकि रायपुर में मुझे ऐसा लगता है कि एड फिल्म्स को लेकर मैंने उतना ज्यादा नहीं सुना है। मतलब है कुछ कंपनियां जो काम करती हैं, बट जो यहाँ से वहां तक का सफर तय करे मुंबई तक का, वैसा मुझे नहीं लगा। तो इसलिए आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं आपकी जर्नी के बारे में थ्रू आउट। और बेसिक चीजें मैं जानना चाहूंगी आपसे। तो सबसे पहले कि आप एक्टिंग करते हैं जी। कंटेंट क्रिएट करते हैं, और ये सारी चीजें आपके अंदर आई कहाँ से? एक्चुअली बचपन से ही थी। मतलब एक्चुअली मेरे जो पापा हैं वो थिएटर एक्टर हैं एंड वो थिएटर में जाया करते थे, एक्टिंग करने जाया करते थे। तो मैं बहुत छोटा था तो मैं भी उनके साथ में जाया करता था एंड मैं उनके रिहर्सल्स देखता था। तो वहाँ से मैं जब वो घर आते थे तो सारे डायलॉग्स मुझे याद हो जाते थे और मैं अपना ही बड़बड़ाते रहता था। एंड तब उन्होंने देखा कि ये इसको भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक नाटक हो रहा था मिट्टी की गाड़ी करके, तो उसमें एक छोटा सा रोल था बच्चे का। वो मिर्ज़ा मसूद साहब जो अपने रहे उन्होंने बनाया था। तो वो उसमें बोला कि मतलब तू कर लेने। और कुछ रोल नहीं था उसमें, मतलब सिर्फ रोने का रोल था, सिर्फ रोना था मुझे। तो मैंने शुरुआत वहाँ से की, फिर वहाँ से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। कुछ जो ड्रामे थे उसमें सिर्फ मैं पेड़ बना रहा। शुरू में ऐसे ही शुरुआत होती है कि आप पेड़ बने हो, भीड़ का हिस्सा हो, किसी में रो रहे हो। तो धीरे धीरे जब स्कूल चलते थे तो उसके समर वेकेशंस में, हर समर वेकेशंस में एटलीस्ट मैं 1 से 2 नाटक करता था समर वेकेशंस में जाके। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जब मैं और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करते रहा तो थोड़े अच्छे ड्रामे मिलने चालू हो गए, जिसमें थोड़ा एक मेन रोल मिलने लग गया, किसी में कुछ और अच्छा रोल मिल गया। तो वो करते करते मेरा इंटरेस्ट जो है अराउंड 10th के आसपास मुझे लगने लगा, 10th 11th के आसपास, कि मुझे एक्टिंग में जाना है। बट क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन फील्ड वाला है, मम्मी एजुकेशन फील्ड वाली है, पापा एजुकेशन, भैया मेरे इंजीनियरिंग के हैं और उस समय कर भी रहे थे जब कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया था। तो एक प्रेशर था घर में कि, और जब जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपना 12th पास किया था तो वो 2008 की बात है। उस टाइम पे रायपुर में तो ना ही एक्टिंग का कुछ था, ना ही कोई इवेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स थे, ना ही कोई डांस से अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे। तो कुछ भी ऐसा आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं था यहाँ पे। एंड जो 3 चीज़ें जो थी वो थी इंजीनियरिंग, आइदर मेडिकल और फिर या MBA कॉमर्स, यही सब था। तो मेरे घर वालों ने एक लाइन बोली मुझे कि ठीक है तू एक्टिंग करना चाहता है, ठीक है, बट 12th के बाद एक अच्छी सी ग्रेजुएशन डिग्री कर लेना एंड उसके बाद तेरे को जहाँ जाना होगा वो कर लेना। तो मेरा इंटरेस्ट फिर रहा, इसलिए मैंने 11th में फिर मैथ्स लिया कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, क्योंकि बड़े भैया इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो वही समझ में आया कि अच्छा भैया जो पढ़ रहे हैं शायद वही पढ़ लूँगा, इनकी बुक्स ही काम आ जाएंगी। तो फिर मैंने 12th के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। बिकॉज जब इंजीनियरिंग करते हुए एक माहौल में आ जाते हैं कि आपको एजुकेशन एंड फिर वो प्रेशर हो जाता है कि आपकी भी जॉब लगे और ये लगे। एंड एक 18 ईयर ओल्ड या फिर 22 ईयर ओल्ड के आसपास एक कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है कि अगर मैं 2012 की बात है, जब मैं मुंबई चले जाऊँ अभी तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा, कोई पहचान का नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे। तो एक डर था उस टाइम पे, प्लस पैसे भी बहुत लगने हैं। और वो घर वाले उस टाइम तो बोल दिए थे कि हाँ चले आना, बट मनाना बहुत मुश्किल होता है घर वालों को कि वो कह दिए और आपने कर दिया। ऐसा तो हाँ ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि बाबा ने बोल दिया हाँ ठीक है, लेकिन वो रेडी नहीं होते थे एक बार में। तो फिर मैंने जॉब, एक्चुअली फिर कैंपस सिलेक्शन हुआ मेरा, तो यहीं रायपुर में मैंने जॉब किया पहले 3 महीना। फिर मेरे को समझ में आ गया था रायपुर में कुछ नहीं है, सिर्फ थिएटर ही करते रह जाऊंगा। वो भी साल में सिर्फ 1 ही 2 थिएटर होते हैं, जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स थे वही कराते थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया मेरे पुणे में थे, तो मैं पुणे निकल जाता हूँ और वहाँ पे जाके जॉब ढूंढता हूँ, वहाँ पे जॉब कर लूँगा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक IT कंपनी में जॉब लग गई मेरी, ऐसे इंटरव्यू देके। तो वहाँ पे मैं 1 2 3 4 महीने से जॉब करके सरवाइव किया कि चलो घर से तो बाहर आ गया।
भैया के अभी उसमें हूँ, घर से बाहर आ गया हूँ एटलीस्ट, कि एक ग्रूम होने के लिए आपको रायपुर से निकलना बहुत ज़रूरी है उस एज में, कि दुनिया को समझने के लिए कि आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं सर्वाइव करने की, कि आप नए लोगों से मिल रहे हो तो घबरा तो नहीं रहे हो, डर तो नहीं रहे हो, बात करने का एक एफिशिएंट होना चाहिए। तो मैंने वो एक जब जॉब ज्वाइन किया था तो मैंने उसमें अपनी 3 चीज़ों पर ही काम किया कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो, ताकि मैं नए लोगों से बात करूँ में हेसिटेट ना करूँ, और जो अंदर का एक डिक्शन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश फ्लुएंट बोलूँ वहाँ पे जाके, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे वही चलती थी उस टाइम पे, हिंदी भी बोलते थे बट वो एक लगता था कि इंग्लिश ज़्यादा चलती थी, हाँ गांव से आ गए तो, क्योंकि हमारी डिक्शन अच्छी नहीं थी। तो फिर वो उस चीज़ों पे मैंने काम किया कि थोड़ा सुधार किया डिक्शन वगैरह पे। देन फिर मैंने एनएसडी का फॉर्म भरा 2014 में, क्योंकि मेरे पास कैपेबल था मैं, मेरे पास बहुत सारे नाटक थे, 3-4 डायरेक्टर्स का मेरे पास वो था, रिकमेंडेशन था। मैंने फॉर्म भरा और मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने एनएसडी के लिए प्रिपेयर किया कि मैं एनएसडी में जाना है। तो 2-3 महीने मैंने कंटिन्यू रायपुर आके मैंने पूरा प्रिपेयर किया कि हाँ अब एनएसडी में जाऊँगा, 3 साल का वहाँ से बढ़िया एक्टिंग करनी है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं एनएसडी के जब इंटरव्यू वगैरह क्लियर हुआ, फिर मेरा उसमें मतलब रिटर्न क्लियर हो गया था। इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि बहुत यंग हो अभी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है एनएसडी का एग्ज़ाम, जो है सिर्फ 20 सीट्स होती है ऑल ओवर इंडिया से, एंड देयर मेनी पीपल जो 3-3, 4-4, इट्स लाइक अ यूपीएससी काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो एक्टिंग का वो है वो उस टाइम पे। तो अभी भी है, मतलब अभी बहुत टफ है वहाँ पे जाना। तो नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया वहाँ से। फिर मैं घर आ गया रायपुर। तो शुरुआत अब यहाँ से ही होती है कि मैं फिर कन्विंस किया घर पे कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, और रायपुर में ऐसा कुछ नहीं है, अगर करियर मुझे बनाना है तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा करके। और अगर मुझे एनएसडी दोबारा अपीयर करना है तो मैं ये 1 साल करूंगा क्या, क्योंकि 2015 वाला फिर मैं एग्जाम देता, तो 1 साल मेरे पास था। तो सीखने के लिए भी मेरे पास इतना यहाँ पे चीज़ें नहीं है कि मैं यहाँ पे सीख पाऊँ। और उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था कि आप ऑनलाइन सीख रहे हो या फिर आप कहीं इधर उधर से पढ़ के सीख रहे हो। इतनी बुक्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं था, तो मेंटोर्स भी नहीं थे कि इतने। तो मैंने वही चीज़ें कन्विंस की मैं मुंबई जाता हूँ, और मैं जाके एटलीस्ट मुझे 6 महीना दो, मतलब कि मैं जाके रहता हूँ, या 6 महीना या 1-2 साल मुझे दे दो करके। तो जैसे जैसे घर वाले माने, एंड मैं 2014 जैसे 1 जुलाई को बच्चों का स्कूल ओपन होता है ना, तो 1 जुलाई 2014 सॉरी, मैं मुंबई में एकदम कदम रख दिया था वहाँ पे। सो ऐसे वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी कि एक्टिंग पे करना है। जी, अब जैसे आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं और मैं जितनी देर से आपसे मिली हूँ, तो आप तो कॉन्स्टेंटली यू हैव अ स्माइली फेस, तो आप रोने की एक्टिंग कैसे कर लेते थे? 2 चीज़ें, मतलब एक एक्टिंग में बोलते हैं कि रोना बहुत आसान है और हंसना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको बहुत मुश्किल है एक्चुअली हंसने की एक्टिंग, मतलब हैट्स ऑफ इतने लोग जो कर पाते हैं। और रोना भी मुश्किल है, बट रोना आ जाता है, क्योंकि क्या है, जब इंसान के ऊपर इतने सारे दर्द भरे हो ना, तो आंसू को टपकने के लिए समय नहीं लगते हैं। वो सोचना पड़ता है कि कुछ बुरा सोच लो रोने के लिए। सोचो कि कैसे। तो जो मैं बुरा सोच सकता हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक मेथड है कि आप क्या से क्या चीज़ें सोच सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, या तो प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके, वो एज ऐसे मोमेंट हो सकते हैं जिससे आप सोच के वो चीज़ें ला दो, या तो आप लाइवली उस कैरेक्टर में इतना घुस गए हो कि आपको रोना आ जाए। तो खैर बचपन की बात ये करूँ कि जब मैं बचपन में रोता था तो वो तो ऐसे ही था कि मार पड़ी और रो दिए, मतलब वो एक चिमटी भी काट दिया तो रो दिए, तो वैसा वाला एक्टिंग था वो। बट बड़े होके अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली में मतलब वो बहुत मेहनत लग जाती है उसमें कि आंसू आए, और या फिर हंसे भी तो कैसे हंसे। ओके, तो आपको आपका सबसे पहला शॉर्ट फिल्म जो आपने बनाया हो और जो आपकी पहली रील हो, वो आपको याद है? जो एज अ खुद मैं डायरेक्टर बनाया था शॉर्ट फिल्म, वो मैं रायपुर आके 2017 में बनाया था। 2017 में जब मैं आके सोचा कि कुछ शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, तो एक नो स्मोकिंग के ऊपर मैंने बनाई थी। एंड ये रैंडमली मेरे दिमाग में थॉट आया था कि ऐसे एक शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई एडिटिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने एक दोस्त से
उधार उसको, उसके पास एक DSLR था, तो उसको मैंने बुलाया कि मेरा अपना DSLR थोड़ी देर के लिए दे दे। एक DOP था जो थोड़ा सीख रहा था, तो मैंने उसको बुलाया कि ये कैमरा है, इसको ऑपरेट करना है, और अपने 3 दोस्तों को मनाया कि इसमें एक्टिंग कर लो। वो मेरे कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज के टाइम से एक्चुअली मैं थिएटर करता था कॉलेज के टाइम पे, एंड कॉलेज के हर साल के जो एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं सेकंड आया हूँ एनुअल फंक्शन में। एक ड्रामा अगर मैं वहाँ पे कर रहा हूँ तो हर साल हम लोग फर्स्ट आते थे ड्रामा में, क्योंकि वो मैंने एक माहौल बना के रखा था कि थिएटर हमको करना है करके। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कर लेते थे मेरे साथ एक्टिंग, तो उनको लिया और फिर वो एक शॉर्ट फिल्म बना दी। तो ऐसे शुरुआत हुई थी शायद 2017 में। बट अगर मैं 2014 से 17 की कहानी बताऊं तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि पहली बार मैंने जब एक क्रू देखा, एक कैमरा देखा और इतने सारे लोग, और उस बीच में मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है अब तक, जिसमें हालत ख़राब हो गई हो और सीखने को भी बहुत कुछ मिला हो, और एक ही मोमेंट में आप स्टार बन गए हो। मतलब वो सेट पे जब तक हुआ तब तक स्टार वाली फीलिंग आ गई थी। तो हुआ यूँ था कि 2014 में जब मैं गया था तो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस होते थे, तो जा जाके ऑडिशंस देता था लाइन में लग लग के। तो एक कास्टिंग चल रही थी, MMRDA गवर्नमेंट की एक ऐड बन रही थी, जिनको कास्ट कर रहे, जिनको डायरेक्शन कर रहे थे अभिषेक चौबे, उड़ता पंजाब के डायरेक्टर। वो उसके डायरेक्टर थे, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर हैं करके जब तक मैं कास्ट नहीं हुआ था। तो रैंडमली 500,000 लोगों की लाइन लगी हुई है और उसमें मैं भी एक लगा हुआ हूँ सुबह से। फिर शाम तक मेरा नंबर आया, मैंने ऑडिशन दिया, और फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया मुझे कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप रिहर्सल के लिए आ जाओ। तो मैं फिर प्री रिहर्सल के लिए वहाँ पे गया, फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गया। फिर तब तक एकदम फ्लरिश था मैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ भी, बस गोइंग विद द फ्लो। फिर जब मुझे पता चला कि मुझे एक दिन के 30,000 मिल रहे हैं, मतलब वो एक दिन के एक्टिंग करने की 30,000 मुझे मिल रहे थे, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खुशी, मतलब ऐसा खुश हो गया था मैं कि मैंने फ्लॉन्ट किया अपने। एक मेरे इंजीनियरिंग फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त थे सारे इंजीनियरिंग करके जॉब लगा के बैठे थे, 15-15, 20-20 हज़ार की जॉब लगा के बैठे हुए थे सब, और मेरे को गाली दे रहे थे कि अबे तू आजा जॉब कर ले, मेरे साथ जॉब कर ले, तेरी लगा देता हूँ अभी जॉब क्या करेगा, नहीं हो पाएगा, बहुत वो है। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि तू मतलब तेरी कितनी सैलरी होगी यार करके। तो बोला कि कुछ नहीं, कटकुटा के हाथ में 15-18 आता है, PF ये सब कटकुटा के। तो मैं बोला अच्छा। फिर मैं उसको बताया, तेरे को पता है मेरे को एक दिन शूट करने का सिर्फ 30,000 मिल रहा है। तो वो इतना खुश हो गया था, वो शौक बिल्कुल नहीं, मतलब वो वैसे वाले दोस्त नहीं, वो इतना खुश हो गया, अरे क्या बात कर रहा है, क्या बात है, तू बैंग ऑन, तू कर लिया करके। क्योंकि 15 डेज के अंदर ही मुझे वो एक प्रोजेक्ट मिल गया था, जिससे मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि बहुत ही रैंडम होता है ये किसी को भी, मतलब लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 सालों साल लग जाते हैं और किसी को एक काम नहीं मिला होता है। और वो पता नहीं कैसा लक था या किस्मत थी मेरी कि मैं 15 जुलाई को ही मेरे को वो फ़ोन आ गया था। मैंने उसी 1-2 दिन पहले ही ऑडिशन दिया था, एंड 20 जुलाई को मेरा शूट था 2014 में। तो वो एक मोमेंट था कि मतलब एक किक स्टार्ट हो गया था, एक मतलब वो बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ के लिए गए हो और मेहनत कर रहे हो, फट से मिल गया है। तो उस मोमेंट को मैंने फिर जिया वहाँ पे। मैंने सेट पे जब गया तो आई वाज लाइक कि सब चीज़ें, खाना टेबल पे है, एक मेकअप आपके लिए है, एक स्पॉट आपके लिए प्रॉपर, एक छाता लेके खड़ा हुआ है, फिर अभिषेक चौबे स्वयं वो आपको समझा रहे हैं, आपके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तो वो एक ड्रीम था। और हम शूट कर रहे थे मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो सारी भीड़ लगी हुई थी, और मेरा थोड़ा गेटअप बहुत गुजराती और उस टाइप का था, तो लोगों को लग रहा था किसी, क्योंकि अभिषेक चौबे उस टाइम पे थोड़े नाम थे और कोई किसी ने फैला दिया था पब्लिक में कि कोई बड़े स्टार लॉन्च होने वाला है, उसकी शूटिंग चल रही है। तो सब वहां से ऐसे वेव कर रहे हैं, हम 3 कैरेक्टर से हमको वेव कर रहे हैं ऐसे करके, और फोटो खिंचा रहे हैं, दूर से फोटो क्लिक कर रहे हैं फोन निकाल के। तो एकदम ऐसा मोमेंट था कि मतलब वाह यार, मतलब ये तो जो स्टारडम वाला था। फिर इसी का मैं एक धक्का देने वाला भी मोमेंट बताता हूँ। जैसे ही पैकअप हुआ, मतलब सेट चल रहा है, जैसे ही सब कुछ बहुत ही अच्छा था, मतलब सब पैम्पर कर रहे हैं, खुश लग रहे हैं। जैसे ही सर ने पैकअप बोला और पैकअप हो गया, बाजू में कोई बंदा नहीं था जो पूछ ले कि सर आपको घर छोड़ दूं क्या। आई वॉज ऑन माई ओन बैग, ओन बूट्स, कि हाँ मुझे यहाँ से घर जाना है, अच्छा ऑटो पकड़नी है, मेट्रो पकड़ के इधर से घर जाना है, और फिर वही सोना है, वही बेड। मतलब वो एक ही दिन का था,
कि वो एक दिन में आपको, क्योंकि वो आपका काम होता है कि आपको कंफर्ट कर देते हैं वो लोग। एंड यू मतलब एक एक्टर का एक अच्छी बात ये होती है कि आपके आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं कि एक्टर को कोई तकलीफ ना हो, कि जब तक वो सेट पे है तो वो कैरेक्टर में रहे, उसको ये चीज का टेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरे यहाँ से पसीना निकल रहा है या मेरे पैर गीले हो गए हैं या फिर ये हो गया है। वो चीज बिल्कुल उसको मतलब थॉट आने ही नहीं देते हैं, पूरा एकदम कंफर्ट कर देते हैं ताकि एक एक्टर अच्छे से अपना काम करे। तो इसलिए इतना वो सब रहता है एक्टर के पीछे, आगे पीछे सब लोग इतना वो रहते हैं। तो ये एक अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ में जो हुआ। फिर उसके बाद फ्री चार्ज का ऐड किया, फ्लिपकार्ट का ऐड किया। फिर 2015 में धोनी के साथ मैंने एक काम किया था, गल्फ इंजन ऑयल। एंड देन कुछ ऐड ऐसे भी हैं जिसमें मैं कट गया हूँ रोल। एक प्रियंका चोपड़ा के साथ एक ऐड था, उसमें था मैं। एक दो और ऐड है जैसे क्रांत मैसी के साथ मैंने किया था, वो है ऐड, उसमें छोटा सा थोड़ा सा दिखता हूँ मैं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। एंड ना ही कभी मैंने शेयर किया हो कि ये मैं हूँ करके। तो ऐसे कुछ कुछ और एड्स हैं जो मैंने किए हैं जिनको मैंने कभी शेयर नहीं किया। बट कुल मिला के 15-20 एड्स मैंने किए थे उस टाइम, अराउंड 15 to 20 एड्स हो गए थे मेरे। तो फिर क्योंकि मुंबई में ऐसा होता है ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर दिन काम मिलेगा, आपको रोज़ मेहनत करनी है। लाइक उसमें एक सेइंग है कि देयर इज़ एवरी डे इज़ अ न्यू डे। रोज़ सन उगता है, रोज़ वापस होता है, आपको बस मेहनत करनी है, जाके आपको करना है और आपको वो कमाना है वहीं से। तो बीच में जब ऐसा हुआ कि काम नहीं मिल रहे थे तो मेरा ऐसा कभी था नहीं कि मुझे एक्टिंग ही पे एकदम फोकस करना है, क्योंकि मैं एकदम रॉ गया था। मेरा सिर्फ थिएटर का नॉलेज था मुझे, एंड मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे फ्लोट होने वाला हूँ वहाँ पे। तो एक्टिंग में मैं फ्लोट हो रहा था, वो मुझे बहुत मज़ा आता था। बट मुझे कहीं था कि मुझे टेक्निकल बहुत सीखने की ज़रूरत है, मुझे टेक्निकल सीखना पड़ेगा। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन फिर चालू किया था CID शो में। सोनी टीवी के साथ मैंने काम किया 4 महीने, जिसमें मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में एज अ सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया उनके साथ। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि टेक्निकल सीखने को मिला वहाँ। जी। आपको कब ऐसा लगा कि अब फन से ज्यादा सीरियस हो चुका है ये मोमेंट और मुझे हमेशा ही करना है? मतलब अभी तक आप फिगर आउट कर पाए हैं कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू? पहले फिगर आउट था जब मुंबई में था तो, कि हाँ यही फील्ड में करना है। फिर थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हुआ क्योंकि मैं वापस रायपुर शिफ्ट हुआ, तब मैं फिर थोड़ा फिगर आउट नहीं कर पाया कि मेरे को क्या करना है। क्योंकि एक्टिंग तो मुझे हमेशा ही करनी है, आज भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि मुझे एक्टिंग करनी है। वो एक पैशन है एक्टिंग के प्रति जो कभी कभी नहीं जाएगा। वॉट एवर एज, वॉट एवर द सिचुएशन इज, द एक्टिंग वो कभी मरेगा नहीं अंदर से। बाकी चीज़ें जो मैंने कर रहा हूँ कि मैं फिल्म बना रहा हूँ या एड्स बना रहा हूँ या टेक्निकली काम कर रहा हूँ, वो हालात ने मुझे करवा दिया। सिचुएशन ये रही। अब मैं सिंपल सा बताता हूँ, 2017 में जब मैं वापस आया था, 18 में जब वापस आया था, तो यहाँ पे एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। दिस नो वर्क, बहुत ही कम वर्क है। और इतना वो भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है किसी, क्योंकि काम इतने फ्लो पे नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो किसी ने बोला कि यार एक ऐड बनाना है, एक इसका कैसे बनाओगे? तो क्योंकि मुझे टेक्निकल नॉलेज था और सब चीज़ मैंने सीख के आया था, तो मैं बना दूंगा, कैमरा चाहिए और मैं बना दूंगा, तो और वो पैसे मिलेंगे उसके। तो बस वहाँ से मैंने कैमरा उठा लिया कि हाँ अच्छा मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मैं ये ऐड बना के दे देता हूँ। उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें मैं एक्टिंग करूँ कि नहीं, क्योंकि एक्टिंग इज डिमांड ऑन द स्क्रिप्ट, कि अगर वो स्क्रिप्ट में डिमांड है इस कैरेक्टर की तो उसी कैरेक्टर को हमको लेना पड़ता है। तो फिर मैंने वो कैमरा तभी उठाया कि हाँ मुझे यहाँ रायपुर में सर्वाइव करना है, रायपुर में पैसे कमाने हैं, कि भाई कुछ बनूं रायपुर में, कि हाँ घर से पैसे ना मांगना पड़े। चलो यहाँ पे घर है अपना, लेकिन आप नहीं कर सकते, आपको तो लाइफ बनानी है ना, अपना खुद का ही अर्न करना है, अपने खुद से एस्टैब्लिश करना है। तो मैंने उस चक्कर में कैमरा पकड़ा। एक्टिंग में अभी भी करते रहता हूँ कुछ कुछ, तो अभी रील्स में जैसे कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें हैं। ओके। फिर आपका एक खुद का ब्रांड है, हाँ, ब्लू चीनी फिल्म्स। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया? आपको सबसे पहले तो ये नाम आपने क्यों सोचा? ये इस नाम के पीछे बहुत अच्छी कहानी है। जब मैं 2015 में मुंबई में ऐसी एक रोड पे मलाड में घूम रहा था, ओशिवारा के आसपास, तो वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, उसको बहुत ब्लू कलर में पेंटेड था। उसका नाम लेकिन ना कुछ अलग ही था, ब्लू एंड वाइट कलर का था वो, उसका नाम कुछ अलग ही था। तो मेरे दिमाग में वहाँ पे मैं ना फ्यूचर में एक रेस्टोरेंट ओपन करूँगा, ऐसा ही क्यूट सा। मुझे वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, मैं जाते रहता था अक्सर। तो वहीं बैठे बैठे मैंने सोचा मैं खुद एक रेस्टोरेंट ओपन करूँगा जिसका नाम ना ब्लू चीनी रखूँगा।
मतलब मेरा बहुत मन था ऐसे ही क्यूट सा जगह हो, आर्टिस्टिक जगह हो वो। तो वो दिमाग, वो नाम मेरे जहन में हमेशा से आ गया था कि ब्लू चीनी, ब्लू चीनी। तो जब मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन ओपन करने की शुरुआत की थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही नाम आया, ब्लू चीनी। ब्लू चीनी रखते हैं। अब ब्लू चीनी के पीछे की कहानी बताता हूँ कि ब्लू चीनी मैंने क्यों सोचा था कि ब्लू चीनी इज़ वेरी रेयर, इट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बहुत एक्सपेंसिव भी है। आप लोग सब वाइट चीनी खाते हैं, हाँ, मुझे तो अभी तक ब्राउन का ही पता था। ब्राउन वाइट का ही पता है, लेकिन ब्लू चीनी आपको गूगल करना पड़ेगा, बहुत रेयर मिलता है, ये मार्केट में है भी नहीं। मतलब चाहिए तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, मैं ही आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। दैट्स लेवल ऑफ वो चीनी का टेस्ट जो है। हाँ, मैं बना तो सकती हूँ। हाँ, मैं बना सकता हूँ, तो इट्स ब्लू चीनी। हाँ, नहीं आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी ना। जी। तो इट्स काइंड ऑफ कि आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग डिफरेंट ब्लू चीनी, मतलब वो हमने डिराइव किया कि यार हम वो चीज़, क्या है, सॉल्ट रखता तो वो नमक है ना, थोड़ा नेगेटिव है, नमक ज़्यादा हो गई है। लेकिन शुगर और शक्कर जो है वो सबको, मीठी चाय मीठी पसंद है, शुगर में भी ये मतलब कॉफ़ी में भी शुगर पसंद है, स्वीट्स पसंद है। तो समथिंग लाइक कि मैं वैसा सोच के एक रखा था कि ब्लू चीनी अच्छा नाम है, ये रखते हैं। तो आप एक्टिंग तो करते ही हैं, फिर आप लिखते भी हैं, हाँ, लिखता हूँ। फिर आप कैरेक्टर में भी रहते हैं, और आप डायरेक्टर भी आप ही हैं, एक्टर भी आप ही हैं। ये तो सब डायरेक्शन और ये सब तो हालात ने बना दिए, और जो कि अच्छा है, मुझे मजा भी आता है ये काम। और स्क्रिप्टिंग भी आपकी होती है, तो इतनी सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता होगा। हाँ, तो ये कैसे मैनेज होता 10 है मिनट आपसे? दिमाग चलाता हूँ मैं, बस 10 मिनट। जब मैं फ्रेश होने जाता हूँ ना सुबह, बस वहीं पे ही मेरा दिमाग चलता है। इट्स अ वेरी अच्छी एक्सरसाइज है। और ये आपके पास फोन नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम रिलैक्स रहते हो, बहुत सारा भार आपके अंदर से चले जाता है, और फिर आपका दिमाग काम करता है कि सोचने के लिए क्या करूं, और बैक ऑफ द माइंड ना चलते रहता है कि आपको इसके लिए काम करना है, इसके लिए स्टोरी लिखनी है, वो तो वहीं पे ही निकल के आता है, फिर एकदम एकदम से हिट होता है, फिर वो अच्छा ये लिखता हूँ। मोस्ट ऑफ द आइडियाज वहीं पे आते हैं मेरे को, फ्रैंकली बता रहा हूँ, या तो एकदम ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे को आएंगे, तो वो आपको भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स द, ये आपकी हैबिट या फिर आपका एक वो है, प्रैक्टिस है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को ही आइडिया, सबको आइडियाज आते हैं। जब इस सिचुएशन में आपके साथ स्क्रिप्टिंग का आता है, फिर आप उसको लिखते हैं, ऐसा होता है कई बार, ऐसा होता है ना कि कोई थॉट या कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, या कोई बात आती है, फिर वो बाद में निकल जाती है, हम भूल जाते हैं कई कई बार। हाँ, भूल जाते हैं। तो ये आपके साथ ऐसा होता है, या फिर आप तुरंत आने के बाद सबसे पहले लिखने का ही काम करते हैं, या फिर कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले तो मैं भूल जाता हूँ, एकदम से आया तो मैं भूल जाता हूँ अक्सर। फिर मैं रिकॉल करता हूँ कि क्या सोचा था, या तो मैं कुछ वर्ड उसके लिख लेता हूँ, जैसे 2-3 वर्ड लिख लिया तुरंत मोबाइल में टाइप करके, और फिर उसको बाद में देख के फिर उसके बाद उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ कि क्या लिख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। तो ये अक्सर होता है कि भूल तो जाता हूँ। जी। आपके काम में आपके साथ टीम भी है आपकी? जी जी, टीम है, बिना टीम के कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। सो वन मैन आर्मी बिल्कुल नहीं हूँ मैं, मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी टीम है। मेरे जो ब्लू चीनी के को फाउंडर हैं वो सानिध्य केसर, वो बहुत अच्छे, वो सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, और उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, वो भी स्टोरीज बहुत अच्छी सोचता है। तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि आधा पार्ट वो, आधा पार्ट में, हम दोनों मिलके ये अच्छी अपनी छोटी सी कंपनी बस चला रहे हैं। जी। आपकी वाइफ को भी आपके साथ हमने काफी सारी रील्स में देखा हुआ है, तो वो भी शुरू से शौकीन थी, या वो आपके साथ रह के हो गई हैं? उसके अंदर ना एक वो नॉटीनेस और हरकत थी जो मेरे को, वो मतलब ऑफ द कैमरा, मतलब जैसे कैमरा नहीं है तो दिखती थी, जैसे कि पता चलती थी उसकी हरकतों में। तो मुझे था कि ये ना ये कर लेगी ये करेगी करके। और उसको भी जब 1-2 चीजें हमने बनाना स्टार्ट की ना, उसको मजा आने लगा, मतलब लाइक कि वो एक्टिंग नहीं करती है, मतलब वो नेचुरल है। मैं एक्टिंग करता हूँ वो दिखता है, लेकिन मेरे को सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि वो एक्टिंग नहीं करती, क्योंकि ना ही वो सीखी है, तो उसका जो भी चीज आते है वो नेचुरल है, और वही ही मुझे चाहिए कि हाँ नेचुरली वो कर रही है। अभी जो भी वो करती है वो अपने से ही करती है, उसको मैं थोड़ा बहुत मतलब बताता हूँ कि ये चीज़ ऐसे बोलनी है, ये चीज़ ऐसे बोलनी है। बाकी वो जो अंदर का सब में बच्चा और शैतानीपन रहता है ना, वो बाहर निकलता है उसका। तो जब कभी आप लोगों ने फर्स्ट रील प्लान की होगी, तो वो एकदम से रेडी हो गई कि हाँ करते हैं? उसी का आइडिया था पहला वाला, पहला उसी ने मुझे एक भेजा और बोला ये वाला बनाते हैं करके, ये अच्छा है।
तो तब तक सिर्फ मैं बना रहा था कुछ कुछ ऐसे अपने, और बीच बीच में वो कैमियो कर लेती थी कभी कभी, मैं बोलता था उसको आ जाए वाले में। तो एक उसने भेजा मेरे को, बोला ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, और मैं एग्री नहीं कर रहा था, नहीं 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 यार ये नहीं बनाते, नहीं नहीं नहीं, बोली नहीं नहीं बनाते हैं करके। तो फिर मैंने चलो ठीक है, उसकी खुशी के लिए तो मैंने फिर स्टार्ट किया और वो चल गई वाली रील। जी। जब भी आप कभी भी डायरेक्ट करते हैं या ये सारी चीजें करते हैं, तो जो भी हम सोशल मीडिया या बाकी चीजों पे रहते हैं, तो क्या आपके माइंड में कभी ऐसा रहता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, मतलब वायरल जाने का हो, या फिर हमें लाइक रहता है ना कि यार कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं, या फिर आपको लगता है कि बस अपना बेस्ट दो, वायरल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक? वही चीज है कि अपना बेस्ट दो, क्योंकि ये प्रेशर तो है, मतलब आप जैसे एक रील डाली ना, तो 1 घंटे बाद मैं देखते रहता हूँ, अच्छा कितने व्यूज आए, कितने व्यूज, तो वो अगर मैं बार बार देखूंगा ना तो प्रेशर बहुत आएगा। तो मैं एक टाइम के बाद देखना छोड़ देता हूँ कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, चल कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अपना काम है वीडियो बना के पोस्ट करना और लोगों को एंटरटेन करना। अगर एक कमेंट, एक व्यू और एक शेयर भी आ रहा है तो वेल एंड इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लोगों के ऊपर है कि वो कितना उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, कितना रिलेट कर रहे हैं। कि मैं फोर्सफुली तो नहीं कर सकता वो चीज़ें, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पीपल। तो उस चीज़ को अगर हम दिमाग में बैठा के रखे रहेंगे और सोचते रहेंगे तो शायद फिर हमारी क्रिएटिविटी बहुत हैम्पर होगी। फिर हम क्या हो जाएगा कि हम वायरल चीज़ ही बनाते हैं, यही वायरल बनाते हैं, यही जाएगा वायरल, इसी पे चले जाएंगे। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी कम करने लगेंगे, जो आपका नेचुरल और ओरिजिनल चीज़ है उस पर आप खो दोगे। हाँ, हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी बनाते हैं, जैसे कुछ ट्रेंड में चल रही है तो उसको भी बनाते हैं, लेकिन अपने वे में थोड़ा कोशिश करते हैं कि लेट्स गिव इट आवर मसाला, कि वो बने करके। बिकॉज सोशल मीडिया का कोई जो एल्गोरिदम बोलते हैं, अगर हम वो उसके भरोसे पे चलने लग गए तो शायद मतलब फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। वो खुद ही नहीं, हमको ही नहीं पता ना सोशल मीडिया कब कुछ क्या करे। मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस आई गेस इन दैट कि कुछ है ऐसा। तो प्रेशर तो रहता है बट इतना नहीं लेता प्रेशर वगैरह, बस बनाओ, बस डालो। ऐसी कोई रील या प्रोजेक्ट था जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वायरल गया हो, जिसमें आपने सोचा ना हो? हाँ, मतलब रील तो है वैसे ही बहुत सारे, कि सोचते नहीं थे कि ऐसे ही डाल दिए, और ऐसे ही रील थी, ऐसे ही मोबाइल से शूट किया और डाल दिया, और फिर सुबह उठ के देख रहे हैं तो उसमें मिलियन व्यू पहुंच गए। बोले ये कैसे हो गया? तो वो हो जाता है कभी कभी अनएक्सपेक्टेड। तो क्योंकि अब तो आपका अपना खुद का एक ब्रांड है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सवाल कहीं मैच करता है कि कल को अगर सोशल मीडिया ना रहे। ये तो मैं रोज सोचता हूँ। आप आज ही सुबह की बात है, वो आयुषी ने बोला कि कल को अगर इंटरनेट बंद हो गया, कि ये सब इंटरनेट बंद हो गया, क्या करेंगे? तो मैं सोच रहा था क्या करेंगे, मैं सोच रहा था यार ये तो बहुत कठिन सवाल है। तो हालांकि उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ वो चीजें हैं, मतलब कि बट बंद हो गया तो बंद हो गया, फिर कुछ और अल्टरनेटिव सोचेंगे। बट लेकिन है ये चीज कि कल को अगर बंद हो गया तो देयर शुड बी एनीथिंग अल्टरनेटिव, बिकॉज इंटरनेट या सोशल मीडिया के बिना शायद जिंदे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ये पॉडकास्ट भी नहीं रहेगा ना। तो वो भी है। मतलब कई लोग इसको पूरी तरीके से अपना पैशन बना लेते हैं ना, मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें रील बनानी है। जैसे बेसिकली मुझे ब्लॉगर्स का लगता है, क्योंकि वो अपनी हर एक चीज दिखा रहे होते हैं, सोने से उठने से लेकर सोने तक का उनका सब कुछ ब्लॉगिंग में होता है कि आज मैंने ये किया, आज मैं ये यहाँ जा रही हूँ या यहाँ जा रहा हूँ, आज मैंने ये खाया, मैं ये खरीदा, मैं इस शॉप में आया हूँ। ये एक जो ब्लॉगिंग वाला पर्पस है, मुझे लगता है अगर कभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं लोगों पे ही के ही माइंड पे होगा। तो इसमें देखिए दो चीजें रास्ते हैं। एक है कि आप पैशनेटली बना रहे हो, आपको यही करने का मन है और आप इसी चीज को कर रहे हो, आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास यही चीज आप कर रहे हो, इसमें मजा आता है। अब बंद हो जाए वो कल को या छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो नहीं सोच रहे हो। अब एक होते हैं जिनका मोटिव ये रहता है कि यार मैं अभी 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ सोशल मीडिया स्टार्ट करता हूँ, उस पर बहुत पैसा है, कंटेंट क्रिएटर बहुत पैसा कमाते हैं। आपने जॉब छोड़ दी, आप आ गए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर में। अब आपको नहीं आता कि कैसे आप एडिट करो, कैसे बोलो, कैसे लोगों को एंगेज करो, क्योंकि आपने तो मास्टरी की नहीं है इसमें।
तो वहां पे लोग प्रेशर लेना स्टार्ट कर, अरे इसमें तो पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको आदत है 9 to 5 जॉब की, उनको आदत है पैसे कमाने की, उनका पैशन नहीं है ये सोशल मीडिया जो है या फिर ये वीडियो बनाना, उनका पैशन नहीं है, उनका पैशन कुछ और है। बट वो अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो उनको टाइम लगता है, फिर तो वो प्रेशर आता है फिर उनको कि यार पैसे नहीं आ रहे हैं इसमें, पैसे नहीं आ रहे, वायरल नहीं हो रहा हूँ, फिर वो फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट करते हैं कि अगर जिसको है ये हैबिट कि नहीं यार मेरे को तो यही करना है, जैसे मैं तो शुरू से ही क्रिएटिव लाइन में हूं ना, तो मुझे पता है कि यार मेरे को ये करना है, कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो अगर आप आज मेरे को जॉब करने बोलोगे कहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी के नीचे शायद नहीं काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी शुरू से ही मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिव लाइन में, हाँ कल्चर फॉलो, और मेरा माइंड वैसे ही मेरी वो एक्टिव हो गया है वैसे ही कि मैं इसी तरफ हूँ। सडनली अगर कोई जॉब से शिफ्ट होके आता है तो वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर वहां पे नहीं कर पाते फिर लोग, फिर वो बैकअप दो नावों में पैर रख के अगर जा रहे हैं तो फिर डूब जाएंगे, वैसा वाला फीलिंग है ना, तो इसीलिए। आप जब मुंबई से यहाँ वापस शिफ्ट हुए, आपको अपने काम को आपने यहाँ पे भी किया, तो आपने तो बताया कि आपको आगे से किसी का ऑफर आया और उन्होंने बोला कि आप ये एड बना सकते हैं क्या? हाँ। तो वो तो रही एक बात, बट उसके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब बट ऑफ कोर्स अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए काम देखना भी पड़ता है, तो क्या आप इतने इनफ ब्लेस्ड रहे कि आपको काम आगे से हमेशा आता रहा, या फिर आपको ढूंढना भी पड़ता है? वुड किधर है ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट्स बनाना पड़ता है, इट्स आपको जाके मिलना पड़ेगा लोगों से। मैं लोगों से जाके पहले मिलता था, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, तब जाके वो कनेक्शन बनता था, क्योंकि रायपुर का मार्केट ऐसा है कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशन बेसिस वाला मार्केट है, कि रेफरेंस बेसिस वाला मार्केट है, तो वहाँ से फिर काम आ जाता था। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसा एक्सपीरियंस उनको दे रहे हैं अपने काम में, तो वो काम को अच्छे से डिलीवर करना, टाइम पे डिलीवर करना, और अच्छे से उनके हर चीज़ों को, एक्सपेक्टेशन को पूरा फुलफिल करना, दैट्स वही करते रहा, एक काम किया, फिर उसके कॉन्टैक्ट से दूसरा काम मिला, फिर दूसरे से तीसरा मिला, तीसरा, ऐसा ही मेरा सर्कल बनते गया फिर। तो दैट इज़ द वे कि आप कितना अच्छा काम दे रहे हो। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? फेम, फॉलोअर्स, या फिर फ्रीडम? फ्रीडम मतलब सक्सेस मतलब पैसा तो नहीं है सक्सेस मेरे हिसाब से। हैप्पीनेस इज द सक्सेस। कि अब मैं छोटा सक्सेस बताता हूँ, कि जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि किस चीज़ में खुशी मिलती है। अगर कोई रैंडमली कहीं हम जा रहे हैं, कोई मॉल में या कहीं पे मार्केट में, और कोई रैंडमली आके बोलता है आपको, अननोन, कि आपकी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी लगी, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट लगता है, कि खुशी मिल जाती है उसमें, कि कोई रैंडमली आया और हमसे आके मिला। और तो जनरली इस टाइम पे क्या होता है कि लोग फोटो खिंचाते हैं कि आपसे। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ शाम को गए थे खाने के लिए एक जगह पे, और रैंडमली एक लड़की हंसते हंसते आई और हमसे आके मिली, और वो बोली हमको कि आपका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को फॉलो करती हूँ, ऐसे ही बनाते रहो करके। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो वो फोटो नहीं लेके गई, वो चले गई। फिर मैं और मेरी वाइफ उसके पास गए और बोले हमको आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए करके, क्योंकि हमको लगा कि लाइक हम ये मोमेंट को कैद करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार ऐसा था हमारे लिए, क्योंकि रैंडमली आके बोल रहा है और किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया मार्केट में। तो वो बहुत अच्छा, वो आज भी फ़ोटो हमारे पास है कि कोई रैंडमली, तो वो एक मोटिवेट करता है आपको कि इनके लिए वीडियो बनाना है यार, लोग देख रहे हैं आपको देख रहे हैं, और आप नहीं बनाओगे तो फिर वो पूछते हैं कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आई आपकी। ये भी है। जैसे यूट्यूब पे मुझे लोग कमेंट करते हैं कि 1 साल हो गया, आपको पासवर्ड याद नहीं है अभी तक अपने चैनल का। तो आप गायब क्यों हैं फिर वहाँ? यूट्यूब बहुत मुश्किल है, मतलब जो कर रहा है, हैट्स ऑफ, आप जैसे लोग कर रहे हैं यूट्यूब में। इट्स लाइक मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत मेरे लिए टफ हो गया था बीच में, क्योंकि क्या होता है कि काम और साथ में ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आती है ना, और सिचुएशंस ऐसे आती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो अपना पैशन थोड़ा सा छोड़ के फिर पैसे की तरफ भी भागना पड़ता है, कि थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो चाहिए होता है पैसा लिविंग के लिए। कभी ऐसा लगा है आपको कि इस काम का बर्डन फील हो रहा हो, या फिर लग रहा हो कि बहुत एग्जॉस्टिंग काम है, बहुत, जैसा भी आपने कहा यूट्यूब में आपको कॉन्स्टेंटली अपनी चीजों को अपडेट करते रहना पड़ता है, वरना हमारा सोशल मीडिया हमें ड्रॉप कर देता है कहीं ना कहीं। तो कभी ऐसा इस चीज को लेके लगा है कि यार मतलब
ये नहीं करना था या ये कर रहा हो तो ये हो नहीं पा रहा है, बस प्रेशर फील हो रहा है। लाइक रिग्रेट किसी चीज का कि अभी तक तो नहीं है ऐसा कि ये चीज कर रहा हूँ तो क्यों ऐसा मतलब नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे को बैक अपने 18-19 ईयर्स की एज पे ऐसा अगर मैं जाऊँ तो मेरे को लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे सही एजुकेशन लेता थोड़ी और, तो मैं थोड़ा और अच्छा ग्रो पे पहुंचता चीज़ों को लेके। या फिर वो तो है ही सबके साथ कि हम अगर पुराने टाइम पे जाते थोड़ा ये सब चीज़ें ठीक कर लेते, बट करंट सिचुएशन में अगर बताऊं कि अभी करंटली तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या ये नहीं करना था। हाँ, एग्जॉस्टिंग, वो आप बर्न आउट हो जाते हो किसी एक चीज़ को करते करते। तो वो मुझे लगा था कि बीच में मैं ना वेडिंग्स भी कर रहा था 2020 के पहले, इनिशियली जब मैंने कैमरा उठाना सीखा चालू किया था और पैसे आ रहे थे उससे, तो वेडिंग करते करते मुझे लगा था मैं बर्न आउट हो गया हूँ, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है वो चीज़ शूट करना। अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग शूट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ उनको भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मेरे को लगा कि मैं जो टेक्निकल सीख के आया हूँ वो उस पर अप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इट्स अ वेरी वो रणभूमि है पूरा, वेडिंग का फील्ड पूरा रणभूमि है। वो कहीं कोई इधर से तलवार आ गई, इधर से ये आ गया, और हम जो बनाते हैं वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में, हमारे ही कंट्रोल में एक्टर है, हमारे कंट्रोल में लाइटिंग है, हमारे कंट्रोल में स्टोरी है, उस पर बनाते हैं। तो बहुत सेफ साइड में रह के बनाते हैं। हाँ, हमारा फ्रीक्वेंट का काम की वो फ्लो हमारा कम है, बट इट्स गुड। अभी रायपुर में थिएटर सब बहुत ज्यादा होने लगे हैं। पहले भी होते थे, पहले शायद उतना लोगों की नजर में नहीं है। आप अभी भी लेकिन नहीं है। आप लास्ट थिएटर कब देखने गए थे? मैं तो आज तक कभी नहीं। वही बट मेरा मन होता है। एक मैं अभी मई में गया था। मैं अभी एक इन्फ्लुएंसर है बीइंग सुकू करके, उनका प्रोफाइल मैंने देखा है, वो थिएटर करती हैं। शी इज अ कंटेंट क्रिएटर। हाँ, बीइंग सुकू, शी इज फ्रॉम मुंबई। अभी मुंबई में, बट बेसिकली वो कहीं और से ही बिलोंग करती है। पुणे से आई डोंट नो, बट वो बहुत अच्छा काम है उनका। वो थिएटर्स करती है, बहुत फ्रिक्वेंट करती है। तो मैंने उनकी फीड पे जब इतना थिएटर का देखा ना, तब मुझे लगा कि जाके देखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, रायपुर में कम होते हैं बट मुंबई में डेली होते हैं थिएटर। मतलब मैं जब मुंबई में था तो मैं पृथ्वी थिएटर जाके सारे प्लेज देखते रहता था जो हमारी औकात में उस टाइम पे टिकट मिल जाए, क्योंकि आज वहाँ पे रहता है कि 500 टिकट। तो जब मेरे टाइम पे जब मैं था तो पैसे इकट्ठा करते थे हम लोग कि ये प्ले देखना है उसके लिए। और कभी कभी तो मानव कॉल जैसे, या फिर ये आपको वो एक एक्टर याद है, क्या नाम है उनका, एक बार मैंने एक डायरेक्टर को जाके बोल दिया था, पृथ्वी में ही नाम उनका बोल रहा हूँ, मकरंद देशपांडे। उनका एक कोई प्ले था और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही, वो सर मिले मुझे तो मेरे को ऐसे मार के पूछे प्ले दे। वो एक्चुअली मैं रोज जाते रहता था पृथ्वी, तो लोग वो फेस रिकॉग्नाइज हो जाता था, तो ऐसे मार के मुझे पूछे प्ले देखने जा रहा है कि नहीं अंदर करके। तो मैंने उनका ना सच बोल दिया था, सर बहुत महंगी टिकट है, नहीं है पैसे मेरे पास। तो उन्होंने मुझे अरे यार करके मुझे ऐसे किया कि ठीक है करके। तो हालांकि जब जब प्ले हुए, जब है पैसे जेब में, तो हम लोग चले जाते थे। बट मुंबई में तो फ्रिक्वेंट होते हैं, लाइक एनसीपी हो गया, पृथ्वी हो गया, और भी 2-3 हैं वहाँ पे ऑडिटोरियम्स, वहाँ पे होते रहते। क्योंकि अभी रिसेंटली आशुतोष राणा जी भी आए थे। हाँ, ये उनका एक रामायण उनका जो है वो भी हुआ था, अभी चल रहा था, अभी लास्ट वीक की ही बात। वो अभी पॉलिटिकल कुछ काम से आए थे ना? नहीं, वो उसी के लिए अच्छा, उसी के लिए आए थे। मैंने भी चूंकि अब हम भी अगर बुक माई शो खोलते हैं तो हम थिएटर्स उसमें नहीं देखते, आप लोग देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं वो। तो मैंने अपनी ही किसी एक्स मेरी गेस्ट रही हैं, उन्होंने फोटो खिंचवाई थी उनके साथ, तो मैंने उनके में देखा। फिर मैंने जाके रील्स सर्च करके देखा तो मुझे पता चला कि वो आए थे, अभी प्ले के लिए आए थे। तो अब तो काफी सारे होने लगे हैं, और मुझे लगता है प्ले की खासियत एक ये है, मतलब जो हम सेलिब्रिटीज को या बाकी स्टार्स को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक्टिंग तो चलिए एक ये है कि आपको अगर नहीं बन रहा है तो आप कट कर सकते हैं कई बार,
रीटेक्स ले सकते हैं, रीटेक्स ले सकते हैं। बट जो थिएटर करते हैं उसमें रीटेक का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए तो एक एक 1.5 महीने की रिहर्सल्स होती है उसमें, एक एक चीजें की ब्लॉकिंग होती है कि लाइट कहाँ से आएगी, आपको कौन सा डायलॉग कहाँ पे बोलना है, कौन सा कहाँ पे बोलना है, कितना मूवमेंट लेना है, कितना स्टेप लेना है, कब किसकी एंट्री है, सब चीजें प्लान करते हैं वो 1.5। तो इसीलिए शायद हम लोगों को बचपन से एनुअल फंक्शन स्कूल में सिखाया जाता है। हाँ। एनुअल फंक्शंस में बच्चों को वही कराया जाता है ना कि एनुअल। अभी भी मदर ऑफ एक्टिंग इज थिएटर ओनली। आप मुझे अगर बोलेंगे कि थिएटर कर लो, कि ठीक है थिएटर ही थिएटर कर लूंगा जाके थिएटर, बस यही है कि थिएटर में पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते तो घर चलता नहीं है ना, इसलिए लोग भागते हैं टीवी की तरफ या सिनेमा की तरफ कि चलो वहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिले, पैसे भी मिले, वैल्यू भी मिले थोड़ा। थिएटर में बस वही है कि आप 1.5 2 महीना मेहनत करके एक अच्छा सा प्यारा सा शो करते हैं और उसकी जो कीमत है ना, वो जितने लोग वहाँ पे आए हैं और देख के आपको ताली बजा रहे हैं वही उसकी वैल्यू कीमत है। लेकिन उसके बाद घर जाके फिर क्या, आपके घर पे आपको हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है, घर वाले सवाल करते हैं कि कितना पैसा कमाया, वो दिक्कत हो जाती है। जी, आपसे काफी सारे सवाल मैंने पूछे और काफी इंटरेस्टिंग था हमारा ये आज का एपिसोड। बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफी है वैसी वाली पॉजिटिव टाइप की कि आप जहाँ जाते होंगे मुझे लगता है वहाँ माहौल बन जाता होगा। बस यही टचवुड बन जाए, अच्छा है। ऐसी कोई छोटी सी कहानी है आपकी लाइफ में जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की हो पर आप शेयर करना चाहते हैं? किस बारे में, मतलब? किसी भी चीज के बारे में जो आपको लगता है कि माइंड में कभी रहा हो कि ऐसा हुआ, या फिर आपने कभी किसी से बताया ना हो आपको। बताया तो मैंने है ऐसा सब कुछ। क्या बताऊं मैं? ये आपकी लाइफ जर्नी की रही हो, ठीक है, अगर आपको याद आ जाएगा तो वो हम कर लेंगे। कभी ऐसा होता है कि आप लो फील करते हैं? हाँ बिल्कुल होता। तब क्या करते हैं फिर? सोचता हूँ, ओवरथिंक करते हैं। और ओवरथिंक करता हूँ। फिर उससे बाहर कैसे आते हैं? फिर थोड़ा रिलैक्स करने की फिर सॉल्यूशन ढूंढता हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर ये करते करते सुबह हो जाती है और फिर नया दिन स्टार्ट हो जाता है, तो लग जाता हूँ कि वो जो लो है उसको हाई कैसे करूँ फिर। तो दैट इज़ द ओवरकम। मतलब ये जो थिंकिंग है ना, ये इंसान कभी ख़त्म नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज हियर, जो चीज़ें हैं इधर ही है, यहीं से खुश होता है, यहीं से दुखी होता है, यहीं से इतना सोचता है। और इट्स अबाउट, मैं बोलते बोलते भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा होगा। ये मेरे साथ भी चलता है, सबके साथ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बैठते कहीं हैं, रहते कहीं हैं, बट दिमाग। हाँ ये होता है, हाँ ये चीज़ें तो बहुत सोचता हूँ मैं, मतलब लो हो जाता हूँ उसमें। फिर ठीक है, वर्कआउट करता हूँ उस पर कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सॉल्यूशन हमेशा निकल जाता है। अभी कोशिश कर रहा हूँ और जो लो चीज़ें उसको कैसे वो एनहांस, मतलब ठीक करूँ। जी। आप क्योंकि इस फील्ड में हैं और आपने इतना सब कुछ किया हुआ है, तो जो क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर्स बनना चाहते हैं और जिनको लगता है कि उन्हें भी या तो थिएटर्स में जाना चाहिए या एक्टिंग में जाना चाहिए या फिर कंटेंट क्रिएशंस में जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो अगर यंग है एकदम, मतलब कि जैसे जस्ट उनको अगर परस्यू करना है किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो, एक्टिंग में जाना है या मॉडलिंग में जाना है, तो डिसाइड एक बार कर लो एंड गिव योरसेल्फ टाइम। जैसे मैंने अपने आप को अच्छे से प्रॉपर टाइम नहीं दिया, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं और एक्सीड करता मुंबई में अपने आप को, तो शायद कुछ और कहानी होती है अभी कि करते रहता। तो अपने आप को कम से कम टाइम दो कि अगर आपने बोला कि नहीं 5 साल, तो 5 साल वो डट के मेहनत करो उसी चीज़ के लिए। कि ऐसा नहीं कि 2 साल में आप वापस आ गए और अरे यार हो ही नहीं रहा है। कि मोस्टली क्या होता है ना कि कुछ किसी भी चीज़ में वक्त लग जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ये एक्टिंग हो। तो आपके पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए और काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं जो सालों साल तक लगे रहे और उसके बाद काम मिला। और लोगों के परसेप्शन में तो दिमाग ये बन जाता है यार मुंबई में वहाँ पे तो लोकल उन्हीं की इंडस्ट्री, उन्हीं लोगों को काम मिलता है। ऐसा नहीं है। अभी तो आपने देखा होगा कितनी वेब सीरीज बन रही है, तो सबको काम मिलता है। तो फॉर द यंगस्टर्स, चाहे वो जो भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कि आपको एक पर्टिकुलर अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम ड्यूरेशन में आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए
जितनी आपको वो टारगेट अचीव करनी ही है। और वो फिर अगर जैसे लेट सपोज 5 साल दे तो 5 साल फिर पीछे हटकर बिल्कुल मत देखो, वो इवेंचुअली फिर मिल जाएगा। और वो 5 साल में पता है क्या होगा, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आप इतना कुछ लर्न कर लोगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आप 6वें साल में अगर आपके पास काम नहीं आना, लेकिन आप दूसरा काम ऑलरेडी कर चुके होगे, कि वो आप प्लेटफॉर्म सजा चुके होगे अपने लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। वहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, कि ये नहीं अगर वर्कआउट हो तो क्या करना है, वो क्लियर हो जाएगा तब तक। क्योंकि इतना इंसान तब तक जूझ चुका होगा ना, और इतने प्रैक्टिकल सिचुएशंस देख चुका होगा अपनी लाइफ में, कि वो इतना तो मैच्योर हो ही जाता है उस टाइम पे। तो मेरा यही है कि कूदो पहले गड्ढे में, और मेहनत करते रहो, खोदते रहो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो आज आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे और काफी सारी चीजें मुझे जानने को मिली। और मैं यही विश करूंगी कि आप आगे और ग्रो करें, और आपकी ब्लू चीनी जो है वो आप सच में ब्लू चीनी बनाएंगे। हम बिल्कुल, और आपको ब्लू चीनी खिलाएंगे कभी, इन्वेंट करें आप। और आप थिएटर्स के लिए भी कुछ करें, मैं यही चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक्टिंग करूँ। बहुत सारे यहाँ पे लोगों को बोल के रखा है कि एक आध प्ले वे करो और ले लो मुझे। आप इनिशिएटिव लीजिए इस चीज का, मैं क्योंकि काफी लोग डायरेक्ट करना भी हैं। चाह रहा हूँ। हमारी एक गेस्ट भी आई थी, वो बिलासपुर की हैं, प्रशंसा शुक्ला नाम है उनका। वो छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएटर है, एंड शी इज जस्ट 18 ईयर ओल्ड। तो वो थिएटर्स करती हैं, शी इज इन लाइक अभी 12th का एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है। तो वो थिएटर्स करती है ना, उनको बहुत पसंद है थिएटर्स करना। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, इट्स जस्ट कि आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ। तो आप इस चीज का इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि मुझे जितनी हमारी कॉन्वर्सेशंस रही उसमें सबसे हाईलाइटेड टॉपिक थिएटर रहा है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप रायपुर में हैं और अब आप यहीं ही हैं, तो आपको जरूर कोई ऐसा कैंपेन रन करना चाहिए, या ऐसा ऑडिशंस आप लीजिए, या वर्कशॉप लीजिए, या आप हाईलाइट कीजिए कि आप थिएटर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जरूर मिलेंगे लोग। जी बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं ये। तो बिल्कुल मैं कुछ ही महीने में एकदम एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो नहीं, आपने पहल कर दी है। हाँ, नहीं आपने पहल कर दी है, हम कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। करना चाहिए, और है ऐसे काफी लोग हैं, और आपको और कहीं के तो मिले ना मिले, बट छत्तीसगढ़ के बहुत लोग, छत्तीसगढ़ के एक्टर्स बहुत है, और सबके अंदर एक्टिंग है। और अभी छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएशंस काफी क्रिएटर्स आगे आए हैं, काफी सारे हैं जो अपनी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोल रहे हैं काफी, एंड लोग बहुत अच्छे से सरलता से उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मतलब उनको अच्छा लग रहा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रहा हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है वो देखने में। और ये हमें कहीं ना कहीं, मुझे हेजिटेशन था शुरू में कि यार मैं बना रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ी में लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे कि मैं, लेकिन लोग जब लोगों के तरफ से आता है ना, अच्छा लगता है कि अरे वाह लोग पसंद कर रहे हैं यार, कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीजों को, कि हमें बनाना चाहिए और बनाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप इस चीज का इनिशिएटिव लीजिए, और जैसे कि प्रशंसा भी चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं से सीखें, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है बाहर जाकर करना, और हर कोई आपकी तरह ब्लेस्ड नहीं है फैमिली से कि मुंबई जाए या सीखे या समझ पाए। तो जब आप यहाँ हैं तो आप इस चीज का इनिशिएटिव लेके जरूर करिए, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और फिर जो आप वो एक थिएटर मिस करते हैं, क्या पता आप ही वो हो जिससे रायपुर में थिएटर का बूम आना हो। हाँ, नहीं बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, बट करते हैं, और मैं जनरेशन टू जनरेशन चीजें होती है ना। कई चीजें होती हैं कि जो कर लिए, जो कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि आप इनिशिएटिव लेंगे तो लोग नहीं आएंगे या नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे। थिएटर अभी भी होते हैं, जैसे आज भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी कराते हैं, जैसे मेरे ही बहुत सारे सर लोग हैं जो अभी भी कराते हैं। थिएटर का बस एक ही चीज है, आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस। तो फिर आप सिखा दीजिए, फिर ऑडियंस जो भी हमारी सीखना चाहती हैं सर से वो इनको कांटेक्ट कर सकती हैं, और सर बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, क्योंकि मैं उसके सामने जीती जाती हूँ, एग्जाम्पल बैठी हूँ। मैंने भी इन्हें रिसेंटली अप्रोच किया था और मुझे डायरेक्टली इनसे मेरी बात हो गई, और आज ये गेस्ट हैं यहाँ पे। तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी विशेष आपको। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
आप और बातचीत आगे करके। जाइए और प्रोग्रेस करिए और देखिए बहुत सारी जगहों पर, तो हम भी बोलेंगे कि हाँ ये हमारे आ चुके हैं, हमारे घर गेस्ट थे। तो थैंक यू सो मच आदर्श, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के दिया हमें, एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर Thank you so much. थैंक यू। Thank you.